हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। आई एम प्रिया मेहता और हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 7। इस चैप्टर की एक वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी की सारी वीडियोस आपको एक ही चैनल पर एक साथ देखने को मिल सके। पिछली वीडियो में हमने बस्तियों के बारे में पढ़ा था और जाना था कि बस्तियां वे स्थान होती हैं जहां पर लोग अपने घर बनाते हैं। हमने देखा था कि बस्तियां दो तरह की होती हैं, परमानेंट और टेम्परेरी, यानी स्थायी और अस्थायी बस्तियां। साथ ही साथ हमने ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरह ग्रामीण बस्तियां जो हैं वो सघन बस्ती भी हो सकती है और प्रकीर्ण बस्ती भी हो सकती है, यानी स्कैटर्ड भी हो सकती है और कॉम्पैक्ट भी हो सकती है। उसके साथ साथ हमने देखा था कि ग्रामीण इलाकों में गाँव के जो लोग हैं वहाँ पर ज़्यादातर उनका ऑक्यूपेशन क्या रहता है, कृषि रहता है, मत्स्य पालन रहता है, वानिकी, और ये सब हमने पढ़ा था। ये तो बात हुई वीडियो के पार्ट 1 की। तो चलिए आज की वीडियो यानी कि पार्ट 2 वीडियो शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, आज का टॉपिक है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। आज का जीवन, हम सभी का जीवन परिवहन के बिना लगभग अधूरा ही है ना? क्योंकि जब भी हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना होता है तो हम परिवहन की ही मदद लेते हैं। परिवहन ना सिर्फ लोगों को बल्कि सामान को भी जब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है तो हमारी मदद करता है। और आप तो जानते ही हैं ना, पुराने समय में जब बहुत लंबी लंबी दूरी भी तय करनी होती थी तो कितना ज़्यादा समय लगता था, है ना? क्योंकि लोग पैदल चलते थे। यहाँ तक कि जब सामान भी ढोना होता था तो वो पशुओं की मदद लेते थे। कुछ खुद उठाते थे और कुछ पशुओं के ऊपर ढोते थे, यानी दे यूज्ड टू टेक हेल्प ऑफ एनिमल्स। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई उन्होंने पहिए की खोज की, यानी व्हील की खोज की। अब व्हील की जब खोज हुई तो परिवहन थोड़ा और इम्प्रूव हो गया, थोड़ा और विकास हो गया उसमें। फिर धीरे धीरे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा। अब आप तो जानते हैं गधा, खच्चर, बैल, ऊंट, ये सभी जानवर जो हैं वो सामान उठाने के काम आते हैं। अब साउथ अफ्रीका का नाम तो आपने सुना होगा, है ना? मैप में साउथ अफ्रीका को ढूंढने की कोशिश कीजिए और साथ ही देखिए कि साउथ अफ्रीका में एंडीज पर्वत कहाँ पर है। ये मैं आपको एक स्पेशल होमवर्क दे रही हूँ। वर्ल्ड मैप में अफ्रीका ढूंढिए, फिर एंडीज पर्वत ढूंढिए। इस पर्वत की खास चीज़ जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो ये है कि जिस तरह तिब्बत में याक का इस्तेमाल होता है वैसे ही एंडीज पर्वत में लामा का इस्तेमाल होता है। सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए ये लोग लामा का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं ना, बहुत पहले समय में जब भारत में व्यापारी लोग आते थे कुछ सामान बेचने के लिए या यहाँ से कुछ सामान ले जाने के लिए, तो उनको बहुत महीने लग जाते थे। क्यों लगते थे? क्योंकि या तो वो थल मार्ग से आते थे यानी सड़क के रास्ते, या फिर वो समुद्री मार्ग से आते थे। अब उस समय तो हवाई जहाज़ नहीं बने थे, हवाई यात्रा इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, है ना? लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ की डेवलपमेंट हुई तो हवाई यात्रा भी, परिवहन और ज़्यादा जब विकसित हुआ तो हवाई यात्रा भी विकसित हो गई। और आज इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि हमें कुछ ही घंटे लगते हैं बहुत दूर से दूर यात्रा करने के लिए भी। भारत से अगर यूरोप की यात्रा करनी हो हमने तो 6 से 8 घंटे का समय लगता है। ये तो कुछ भी नहीं है ना? इतने घंटे में तो मुझे लगता है कि हम थोड़ी ही दूरी तय कर सकते हैं अगर हमने पैदल जाना हो। और आपको पता है ये सब, यानी कि हवाई यात्रा की जिस तरह विकसित हुई है और भी जैसे गाड़ियाँ नई से नई बन गई हैं, इन चीज़ों से बहुत से फ़ायदे भी हैं और बहुत नुकसान भी हैं, है ना? लेकिन अभी फ़िलहाल हम फ़ायदों की ही बात करेंगे क्योंकि नुकसान क्या है वो तो आप जानते ही हैं। पोल्यूशन है ना सबसे बड़ा नुकसान। लेकिन फ़िलहाल हम क्योंकि फ़ायदों की बात कर रहे हैं तो इससे हमारा समय भी बचता है और ऊर्जा भी बचती है, यानी इट सेव्स आवर टाइम एज वेल एज आवर एनर्जी। और ये तो आप जानते ही हैं कि परिवहन मुख्यतः 4 तरह का होता है। कौन कौन सा? सड़क मार्ग, जिसे हम इंग्लिश में रोडवेज कहते हैं। दूसरा रेल मार्ग यानी कि रेलवेज। तीसरा जल मार्ग यानी वाटरवेज। और चौथा वायु मार्ग यानी कि एयरवेज। तो इन सभी साधनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग यानी कि रोडवेज। और आप सभी जानते हैं कि हम सबसे ज़्यादा सड़क मार्ग ही यूज़ करते हैं, है ना? और सड़कें तो आपने देखी ही हैं, कुछ सड़कें पक्की होती हैं और कुछ कच्ची होती हैं।
जो पक्की सड़कें हैं उन्हें इंग्लिश में हम मेटल्ड रोड्स कहते हैं, और कच्ची सड़कों को अनमेटल्ड रोड्स, ये आप पहले से ही जानते थे, है ना। अब जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें सड़कों का बहुत घना जाल बिछा होता है, क्योंकि वहाँ पर सड़कें बनानी आसान होती हैं। लेकिन मरुस्थल, वनों और ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भी सड़कें बन गई हैं अब तो। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत पर जो मनाली और लेह का राजमार्ग है यानी हाईवे है, वो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। आप चाहें तो अपनी बुक में इसे अंडरलाइन कर लीजिए। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कें यानी कि अंडरग्राउंड जो सड़कें होती हैं उन्हें हम भूमिगत मार्ग या फिर सबवे कहते हैं। इसके अलावा आपने फ्लाईओवर्स भी देखे होंगे, जब एक सड़क के ऊपर से ब्रिज की तरह एक दूसरी सड़क निकल रही होती है, उसे हम फ्लाईओवर कहते हैं। तो अब तो फ्लाईओवर्स भी बहुत सारे बन गए हैं, आपने आसपास में भी काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स देखे होंगे, है ना। तो चलिए इसके साथ ही शुरू करते हैं हमारा दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी रेल मार्ग, इंग्लिश में जिसे हम रेलवेज कहते हैं। रेल मार्ग जो है वो बहुत ही तीव्रता से, बहुत स्पीड से और कम खर्चों में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में मदद करता है। और ना सिर्फ लोगों को बल्कि भारी भारी जो सामान है वो भी ज़्यादातर रेल मार्ग द्वारा ही भेजा जाता है। अब पहले जब वाष्प इंजन की खोज हुई थी और साथ ही औद्योगिकी क्रांति ने रेल परिवहन को बहुत ज़्यादा विकसित किया था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब स्टीम इंजन्स इन्वेंट हुए थे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उसने ट्रांसपोर्ट, ये जो रेल ट्रांसपोर्ट है, इसको बहुत ही स्पीड से डेवलप किया था। लेकिन अब तो आप जानते हैं कि डीजल इंजन आ गए हैं, इलेक्ट्रिक इंजन आ गए हैं, जो कि स्टीम इंजन की जगह उन्होंने ले ली है। यानी पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे, अब डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन आ गए हैं। यहाँ तक कि अब तो सुपर फास्ट ट्रेन आ गई है। सुपर फास्ट जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, जिनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। मैदानी भागों में तो रेल मार्गों का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, यानी हर क्षेत्र में, मैदान में रेल मार्ग के रास्ते हर जगह तक पहुंच गए हैं। और आपको पता है कि प्रौद्योगिकी कौशल ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि जो बहुत दुर्गम पहाड़ियाँ भी हैं वहाँ पर भी रेल मार्ग संभव हो गए हैं। यानी कि जो बहुत टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो गई है कि उन्होंने इवन माउंटेन एरियाज़ में, यानी जो बहुत पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ तक भी रेल को पहुँचा दिया है। जबकि ऐसा बहुत कम है कि माउंटेन एरियाज़ जो हैं वहाँ पर रेल बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी काफ़ी इलाकों में रेल वहाँ तक पहुँच गई है। और आप जानते हैं कि जो इंडियन रेलवेज़ हैं, यानी जो भारतीय रेल मार्ग है, वो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यानी एशिया में सबसे ज़्यादा डेवलप है रेल मार्ग जो है। अब इस मैप को ध्यान से देखिए। ये जो मैप में आप ब्लैक कलर की एक लाइन, डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये रेल मार्ग है। और इस रेल मार्ग की खास चीज़ क्या है? इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। और इसकी खास बात क्या है कि ये पूरी दुनिया में, यानी पूरे विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो आपको याद रखना है, सबसे लंबा रेल मार्ग पूरी विश्व में कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जाता है पश्चिमी रूस में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ से ये शुरू होता है। और कहाँ तक जाता है? ये जाता है प्रशांत महासागरीय तट पर जो स्थित है एक व्लादिवोस्टोक, वहाँ तक ये रेल मार्ग जो है जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? वो जाता है पश्चिम रूस में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ से लेकर प्रशांत महासागरीय तट पर एक जगह है व्लादिवोस्टोक, वहाँ तक ये रेल मार्ग जो है ये जाता है। तो ये सबसे लंबा रेल मार्ग है पूरे विश्व में। अब देख लेते हैं जल मार्ग। अब जल मार्ग से आप समझ चुके होंगे, यानी समुद्र का रास्ता, यानी जो वाटरवेज होता है। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि वाटरवेज जो है वो भी पुराने समय से चलता आया है और ये सबसे चीपेस्ट है, यानी सबसे सस्ता है। सस्ते के अलावा हैवी गुड्स जो हैं एक देश से जब दूसरे देश तक पहुंचाने होते थे तो वाटरवेज का ही इस्तेमाल किया जाता था। वाटरवेज यानी जो जल मार्ग है वो मेनली दो तरह के होते हैं। पहला अंतर्देशीय जल मार्ग और दूसरा समुद्री जल मार्ग। अंतर्देशीय यानी इनलैंड वाटरवेज और समुद्री जल मार्ग जिसे हम इंग्लिश में सी रूट्स कहते हैं।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। अब आपको पता होगा जो नाव्य नदियां हैं यानी नेविगेबल जो रिवर्स हैं, उसके अलावा जो झीलें हैं वो ज़्यादातर अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होती हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो इनलैंड वाटरवेज हैं, अंतर्देशीय जो जलमार्ग हैं वो हैं ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र, अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका की ग्रेट लेक और अफ्रीका की नील नदी। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बुक में अंडरलाइन कर लीजिए इसे। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। साथ ही साथ समुद्र और जो महासागरीय मार्गों का उपयोग जो सामान्यतः किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए। और ये जो मार्ग हैं ये पोर्ट से जुड़े होते हैं, पोर्ट्स यानी पत्तनों से जुड़े होते हैं। और विश्व के जो बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनमें से कुछ एक का नाम आपको बुक में दिया गया है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एशिया में सिंगापुर और मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डबरन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके पतन हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, जो वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं ये उन्हीं के नाम थे। तो चलिए अब देखते हैं वायुमार्ग। वायुमार्ग यानी कि एयरवेज। वायुमार्ग 20वीं सदी के बाद विकसित हुआ और आप जानते ही हैं कि परिवहन की सबसे तेज़ ये मार्ग है, यानी सबसे जल्दी पहुंचाता है हमें जहां भी पहुंचना होता है। लेकिन इसकी एक चीज़ है कि ये बहुत महंगा है, और महंगा होने का कारण क्या है कि इसका जो ईंधन है, इसका जो फ्यूल है वो बहुत कॉस्टली होता है। इस वजह से एयरवेज में ट्रैवल करना थोड़ा महंगा पड़ जाता है। और एयरवेज जो है वो ख़राब मौसम के चलते, जैसे कोहरा हो, तूफ़ान हो, वो चीज़ें उसको कुप्रभावित करती हैं, यानी उसको अफेक्ट करती हैं। एयरवेज जो है उसका ट्रैफिक जो है, एयर ट्रैफिक जो है वो बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट होता है ख़राब मौसम के चलते। साथ ही साथ आप जानते हैं कि एयरवेज अकेला ऐसा माध्यम है जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता, जैसे रेल नहीं पहुँच सकती, सड़कें नहीं है वहाँ तक कौन पहुँचते हैं? एयरवेज। जैसे जो बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, बहुत दुर्गम एरियाज़ जो हैं, जो बहुत जहाँ पर कहीं कैलेमिटीज़ हो जाएं, यानी संकटकालीन स्थितियाँ आ जाएं, या बहुत रिमोट एरियाज़ हैं जो अगम्य स्थान हैं, वहाँ तक भोजन पहुँचाना, जल पहुँचाना, कपड़े, दवाइयाँ, ये सब पहुँचाने का कार्य हेलीकॉप्टर्स द्वारा किया जाता है। बहुत सी सिचुएशंस में आपने ऐसा देखा भी होगा। और दुनिया में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं यानी हवाई पत्तन हैं, उनमें से कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है संचार यानी कम्युनिकेशन। संचार का मतलब तो आप जानते ही हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना या दूसरे के विचारों को समझ पाना, इसी को हम संचार कहते हैं। और आप तो जानते ही संचार माध्यम तो बहुत सारे हैं, जैसे समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है, और सबसे बड़ा जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट की सुविधा ने हमारे लिए कितना सुखमय जीवन बना दिया है ना? रेल की बुकिंग, हवाई जहाज़ की बुकिंग, सिनेमा, होटल, टिकट का आरक्षण करना, ये सब हम इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा है कि सैटेलाइट के ज़रिए हमें कितनी आसानी होगी ये चीज़ों को जानने में। तेल की खोज करना, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा यानी मिनरल वेल्थ, मौसम पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्ट, आपदा पूर्व चेतावनी यानी किसी भी आपदा से पूर्व ही हमें चेतावनी दे दी जाती है, जैसे कि भूकंप आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, भारी वर्षा होने वाली, ये सब हमें सैटेलाइट के ज़रिए पता चलता है। तो ये सब था जो हमने इस चैप्टर में कवर किया। साथ ही आपको एक लास्ट में मैप दिया गया है जिसमें विश्व के प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तनों के बारे में दिया गया है। रेड कलर की जो लाइंस आप देख रहे हैं वो वायुमार्ग है और डॉटेड लाइंस जल मार्ग है, और जहाँ पर आपको ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं वो प्रमुख वायु और समुद्र पतन है, यानी हवाई पतन और समुद्र पतन है। तो ये सब आप मैप में देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।